नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उस सीरीज का यह 16वां वीडियो है। 15 वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 15 वीडियो के माध्यम से आप लोगों का 225 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया, तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 225 से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं 226 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 226 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। बोल रहा है कि विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना, टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल। बोल रहा है फ्रेंड्स कि सीट मेटल के कोने पर, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये नॉच होती क्या है ना। फ्रेंड्स हम लोग नॉच किस लिए देते हैं, क्लियर। आप लोगों का ये क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज द नॉच, है ना, नॉच क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉच की। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉच एक प्रकार का हमारा क्या है, एजो को जोड़ने के लिए स्पेस दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये प्लेट है ना। हाँ, एक मान लीजिए सीट है ना। अब इसको हमें क्या करना है, 90 डिग्री पे फोल्ड करके एक ट्रे की भांति हमें बनाना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉच काटेंगे, क्लियर, इस तरह से, और हम इसको आपस में क्या करेंगे, मोड़ देंगे, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इस तरह का कटा हुआ भाग मिल जाएगा, देख रहे हैं, इस तरह से ये कटा हुआ भाग मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके हम बना सकते हैं एक ट्रे की भांति, क्लियर। तो ये जो हमारा है फ्रेंड्स, ये जो हमारा काटा गया है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नॉच बोलेंगे, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स नॉच हम किसको बोलेंगे, नॉच हम उसे बोलेंगे जो एजो को जोड़ने के लिए जो स्पेस प्रदान किया जाता है, जो स्पेस छोड़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नॉच कहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि यहाँ से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आपसे यही पूछा गया है कि विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल। बोल रहा है कि सीट मेटल के कोने पर, है ना, कौन सा 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, जो नॉच काटी जाती है उसका एक एंगल होता है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल में हमारा नॉच काटा जाता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपसे बोल रहा है कि वायर नॉच, क्या वायर नॉच को 45 डिग्री के एंगल पे काटा जाता है। तो नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वायर नॉच जो है, वायर नॉच को हम 30 डिग्री पे काटते हैं, क्लियर। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम आप लोगों का ऑप्शन के थ्रू भी जो प्रॉब्लम निकल के आते हैं उसका हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करते जाइएगा, है ना। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायर नॉच कितने डिग्री पे काटा जाता है, तो वायर नॉच जो है आपका 30 डिग्री पे काटा जाता है। अब उसके बाद बोल रहा है स्लैंट नॉच, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, स्लैंट नॉच भी हमारा क्या है, वो हमारा 45 डिग्री पर काटा जाता है ना। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया, इसलिए आपका 226 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी स्लैंट नॉच को हमने 45 डिग्री पे हमेशा
काटते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्क्वायर नॉच, तो स्क्वायर नॉच हमेशा 90 डिग्री पे काटा जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का सारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इसी के साथ आपका 226 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्लैंट नॉच हो जाएगा, और स्लैंट नॉच हमारा जो है वो 45 डिग्री पे काटा जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 227 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपका सीट मेटल से रिलेटेड ही पूछा गया है। बोल रहा है कि नेम द ज्वाइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज, है ना, ऑफ सीट मेटल टुगेदर। बोल रहा है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। बोल रहा है कि हमारी जो सीट है, सीट के दोनों एजों को आपस में जब हम जोड़ते हैं, दोनों एजों को जब हम जोड़ते हैं तो उस जोड़ को हम किसके नाम से हम जानते हैं, है ना। यही ना आपसे पूछा गया है कि सीट धातु के दो किनारों को, एक किनारा एक हो गया, एक किनारा ए हो गया। अब ये दोनों किनारों को, ये इस दोनों किनारों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है ना। तो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट किस नाम से जाना जाता है ना। दो सीटों को एजो को आपस में हमको जोड़ना है, तो वो जो जोड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम किस ज्वाइंट, उस ज्वाइंट को हम किस नाम से जानते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है वो आपका हेम है ना। हेम, क्या वो हेम है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सीम, क्या उसे हम सीम कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नॉच, क्या ये नॉच है, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ग्रूव। तो फ्रेंड चलिए हम एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक एक ऑप्शन को हम लेकर चलेंगे, है ना, ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, बोल रहा है हेम, हेम क्या होती है। तो फ्रेंड्स हेम एक प्रकार की क्या है, किसी भी एज को, स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, उसका जो आपका उसकी जो शक्ति होती है, कौन सा शक्ति, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम किनारे को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एज है, हाँ, इसको हम थोड़ी सी मोड़ करके उसको हम क्या करते हैं, हेमिंग कर देते हैं। यानी कि किसी भी सीट के जो शार्प कॉर्नर होते हैं उस कॉर्नर को मोड़कर उसकी एज को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करने का काम हमारा हेम करता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ से क्लियर हुआ। हाँ, तो एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा जो कि हेम से रिलेटेड है ना। बोल रहा है कि अ हेम इज एन एजेस और बॉर्डर मेड बाय फोल्डिंग, यानी उसको क्या कहते हैं, किनारे को मोड़कर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना। या फिर क्या करता है, या फिर सीट मेटल के जो शार्प एज होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई बर निकल गया, जो शार्प होते हैं, जैसे कटने छटने का भी डर रहता है ना। जहाँ पे आप देखे होंगे, अगर जहाँ पे सीट मेटल का काम होता है, आप देखे होंगे जहाँ पे बक्से वगैरह बनते हैं, जहाँ बाल्टी बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे जो बक्से के जो शार्प एज होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, एज को फोल्ड कर दिया जाता है। ये मान लीजिए ये जो हमारा शार्प है, इसको क्या करेंगे हम, इसको मोड़कर, उसको मोड़कर हम क्या कर देंगे, हेम प्रदान कर देंगे, ताकि हमारा वो जो शार्प एज है वो क्या हो जाए, वो हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। यानी वहाँ से शार्पनेस को रिमूव करने के लिए भी हम हेम का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका हेम ऑप्शन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सीम की, है ना। तो फ्रेंड्स सीम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपका दोनों सीटों को, एज को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, है ना। तो यही आपसे बोल रहा है कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। तो वो आपका फ्रेंड्स सीम हो जाएगा, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीम के नाम से ही जानते हैं। यानी जब आप दो प्लेटों के
किनारे को आपस में जोड़ने से जो ज्वाइंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीम के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नॉच। तो फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट बात किया नॉच के बारे में, अभी तुरंत हमने बात किया है ना। तो नॉच एक प्रकार का क्या होता है, एजो को जोड़ने के लिए स्पेस प्रदान करता है ना। एजो को जुड़ने का जो स्पेस प्रदान किया जाता है वो हमारा नॉच कहलाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। इसीलिए आपका जो 227 का जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी सीम ही एक ऐसी ज्वाइंट होती है जो दोनों किनारों को आपस में जुड़ने से प्रदान की जाती है ना। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 228 नंबर क्या कह रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 228 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्डरिंग से रिलेटेड है। बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट व्हाइल हीटिंग। बोल रहा है फ्रेंड्स कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है ना फ्रेंड्स। बोल रहा है कि वैसा कौन सा फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में पाया जाता है और जब सोल्डरिंग हम करते हैं उस समय क्या होता है, गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है ना। तो फ्रेंड्स बोल रहा है वैसा कौन सा फ्लक्स का प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, जो पाउडर के रूप में मिलता हो और उसे हीट करने पर क्या हो, वाष्पित हो जाए, है ना। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि फ्लक्स होती क्या है ना। फ्लक्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फ्लक्स क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्लक्स एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हम बोलेंगे कि सोल्डरिंग में प्रयोग करने वाला एक प्रकार का क्या है, एक पदार्थ है ना, जो क्या करता है, जो क्या करता है सोल्डरिंग करते समय जॉब पर ऑक्साइड को हटाने में सहायता प्रदान करता है ना। जिस समय हम सोल्डरिंग करते हैं उस समय क्या करता है, कार्यखंड पर सोल्डरिंग और सोल्डर और कार्यखंड पर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं यानी जो ऑक्साइड बनते हैं उस ऑक्साइड को बनने से फ्लक्स रोकता है ना। क्या करता है, ऑक्साइड को बनने से हमारा जो फ्लक्स है वो क्या करता है, रोकता है ना। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लक्स कितनी प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सारे चीज़ पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लक्स का क्या काम है तो आप बता सकते हैं, है ना, कि फ्लक्स हमारा सोल्डर और कार्यखंड के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं या ऑक्साइड जो बनता है, ऑक्साइड को बनने से वो रोकता है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो टाइप्स होते हैं फ्लक्स के वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है, फर्स्ट होता है कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, है ना। कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, जिसमें कि अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती है ना। कोरोसिव फ्लक्स जो होता है उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती है और अधिक होने के कारण, अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण ही हम इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर ये जॉब के सरफेस पर अधिक समय तक रह जाते हैं तो हमारा जो जॉब है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, यानी उसकी हानि भी हो सकती है। इसीलिए कोरोसिव फ्लक्स के द्वारा जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करने के तुरंत बाद उसको क्या किया जाता है, उसे हम साफ कर देते हैं, उसे जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए ताकि आपका कार्यखंड क्या हो, सुरक्षित रह सके, है ना। अब बात कर लेते हैं नॉन कोरोसिव। तो नॉन कोरोसिव में फ्रेंड्स अम्ल और क्षार की मात्रा तनिक भी नहीं होता है, यानी एकदम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही सेफ फ्लक्स होता है ना। इसमें अगर आप यूज करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए तो कोई आपकी परेशानी नहीं है। आप अगर उसको सोल्डरिंग करने के बाद फ्रेश भी नहीं करते हैं तो चलेगा, है ना। इसीलिए
सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ये आसानी प्रदान भी करता है और ज़्यादा कार्यखंड के सतह पर पड़ने से कुछ नुकसान भी नहीं देता है। इसीलिए सबसे अधिक हमारा जो फ्लक्स यूज किया जाता है सोल्डरिंग में वो आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि बार बार पूछा जाता है कि क्रोस फ्लक्स जो हमारे हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक आपका हो जाएगा क्रोसिव फ्लक्स और सेकेंड आपका हो जाएगा नॉन क्रोसिव फ्लक्स, है ना। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसे कौन से फ्लक्स है जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो आपका नॉन क्रोसिव फ्लक्स हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाएगा कि वैसे कौन से फ्लक्स हैं जिनमें अम्ल क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो आपका क्रोसिव फ्लक्स है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन आपको दिया है कि देखिए इसमें आपका सारा फ्लक्स दिया हुआ है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रोसिव फ्लक्स की। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में ही आपका सारा टाइप दिया हुआ है। क्रोसिव फ्लक्स 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तीनों देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है। बी दिया हुआ है जिंक क्लोराइड, और उसके बाद सी आपका दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। उसके बाद दिया हुआ है एल्युमिनियम अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जिंक क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपका 3 है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपका क्रोसिव फ्लक्स के अंतर्गत आ जाता है ना। यहाँ से क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नॉन कोरोसिव की। तो नॉन कोरोसिव में आपका आ जाता है यहाँ पे रेजिन, है ना। रेजिन आपका हो गया क्लियर, ये आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। तो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स यूज टू सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेवरेट वाइल हीटिंग। बोल रहा है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है ना फ्रेंड्स। गर्म होते समय भी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए रेजिन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है जिंक क्लोराइड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका एक करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए 228 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यूजेस की, है ना, यानी कि कौन से फ्लक्स का प्रयोग हम कौन से मटेरियल के लिए करते हैं। तो थोड़ी सी समय तो हम लेंगे, क्योंकि अगर जो पॉइंट आ रहा है अगर हम उसको नहीं समझाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समय दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इसी तरह से आगे भी आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए रेजिन जो है, रेजिन एक आपका कौन सा फ्लक्स है, नॉन क्रोसिव फ्लक्स है। क्लियर। तो नॉन क्रोसिव फ्लक्स रेजिन जो है उसका प्रयोग हम करते हैं कॉपर, है ना, कॉपर की सोल्डरिंग करने के लिए, हैं। उसके बाद कॉपर, ब्रास, क्लियर, कॉपर ब्रास और इनके जो एलॉय होते हैं उनको सोल्डरिंग करने के लिए हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहां से कर लेते हैं रेजिन के मेल्टिंग पॉइंट की। तो रेजिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसकी मेल्टिंग पॉइंट पाई जाती है ना। अब हम देखिए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि जिंक क्लोराइड की। तो फ्रेंड्स देखिए जिंक क्लोराइड का जो आपका यूज किया जाता है इसका भी प्रयोग हम कॉपर के लिए करते हैं, कॉपर सीट, ब्रास सीट इत्यादि के लिए करते हैं, है ना। देखिए दोनों का सेम है, क्यों, डिफरेंट क्या है, ये है क्रोसिव फ्लक्स, ये है रेजिन है नॉन क्रोसिव फ्लक्स, बस डिफरेंट यही है। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना फ्रेंड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जीआई गैल्वेनाइज आयरन की सोल्डरिंग करने के लिए हम करते हैं, है ना, जीआई सीट
के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। क्लियर? जैसे हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील इत्यादि की अगर आपको सोल्डरिंग करनी है तो आप अमोनियम क्लोराइड का यूज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करते जाइए, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 229 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ सीम, है ना, इस सीम का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स चलिए हम उसके फिगर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके पास ये फिगर, और इसको देखकर आपको बताना है कि यह किस प्रकार का सीम है ना। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए दो एजो को जोड़ रहा है ना, यहाँ पे दो एजो को आपस में जोड़ रहा है ना। क्लियर? तो दो एजो को आपस में जोड़ने से जो ज्वाइंट बनता है उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम सीम के नाम से जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे टाइप्स की ओर चलते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार का सीम है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लैप सीम, क्या ये लैप सीम है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डबल सीम, क्या डबल सीम है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ग्रुप सीम, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डबल ग्रुप सीम। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी लैप सीम हम इसको बोलते हैं। क्लियर? ये इसमें जो सीम प्रयोग किया गया है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम लैप सीम के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 230 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। बोल रहा है कि रिवेट सिर के प्रक्षेप से बचने के लिए किस रिवेट उपयोग किया जाता है ना। बोल रहा है कि रिवेट हेड के प्रक्षेप को से बचने के लिए, रिवेट हेड के प्रोजेक्शन से बचने के लिए हम किस रिवेट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी बोल रहा है स्नैप हेड रिवेट, सी बोल रहा है कॉनिकल हेड रिवेट, और डी बोल रहा है काउंटर सेंक हेड रिवेट, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, क्योंकि किसी भी स्क्रू के हेड के प्रोजेक्शन से हम बचने के लिए हम काउंटर सिंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इन सारे रिवेट के यूजेस के बारे में। हमने फ्रेंड्स बहुत बार क्लियर किया है। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर वहाँ से डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसके यूज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लाइटली थोड़ी सी ध्यान देंगे। देखिए ये पेन हेड रिवेट है ना फ्रेंड्स, तो पेन हेड रिवेट का प्रयोग हम लोग हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं, है ना। हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम करते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं स्नैप हेड रिवेट की। तो स्नैप हेड रिवेट का हम जनरल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही, है ना, हाई ज्वाइंट बनाता है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट प्रदान करता है स्नैप हेड रिवेट। उसके बाद कॉनिकल हेड रिवेट की बात करते हैं। तो कॉनिकल हेड रिवेट लाइट असेंबली के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? लाइट असेंबली के लिए कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में आपसे पूछा गया था कि काउंटर सेंक हेड रिवेट का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? किसी भी रिवेट हेड के प्रोजेक्शन से बचने के लिए, प्रक्षेप से बचने के लिए वहाँ पे हम काउंटर सेंक हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसके साथ आप लोगों का सारा ऑप्शन भी क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, 231 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग, है ना। बकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए कि बकिंग क्या होता है ना। जब आप रिवेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, रिवेटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक रिवेट की यहाँ पे हो गई, एक रिवेट यहाँ पे हो गई, एक रिवेट यहाँ पे हो गई, है ना। तो इस दोनों रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीच कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसको क्या कहते हैं, पीच बोलते हैं, है ना। अब बकिंग की बात कर लेते हैं। तो एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पे है। अगर दोनों की स्पेसिंग नज़दीक नज़दीक है तो हमारी जो प्लेटें होती हैं वो क्या हो जाती है, वो क्रैक हो जाती है। वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। तो क्रैक जब हो जाता है उसी को हम बोलते हैं बकिंग। तो वही बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकिंग, यानी बोल रहा है बकिंग से बचने के लिए, यानी क्रैक से बचने के लिए रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट क्लियर किया कि रिवेट के बीच की जो दो रिवेटों के जो बीच की दूरी होती है ना, उसे हम बोलते हैं पीच बोलते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं। क्लियर। अब आपसे यह पूछा गया है कि जो बकिंग है, बकिंग से बचने के लिए यानी क्रैक से बचने के लिए रिवेट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो फ्रेंड्स कितनी होती है। तो वो फ्रेंड्स आपका रिवेट के डायामीटर का कितना होता है, रिवेट के डायामीटर का आपका 3 गुना होता है, यानी 3D होता है। क्लियर। रिवेट के व्यास का 3 गुना आपका ये रखा जाता है। अब यहीं पे आपसे पूछ देता कि प्लेट के किनारे से रिवेट की कितनी दूरी छोड़ी जाती है, प्लेट के किनारे से, है ना। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा प्लेट हुआ। क्लियर। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए प्लेट है और प्लेट के किनारे से कुछ दूरी छोड़कर रिवेटिंग की जाती है। तो ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती है, वो 2D होती है। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लेट के किनारे से 2D होती है और दोनों रिवेट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पीच बोलते हैं, और ये हमारा 3D होता है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी 3D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 232 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ फिलर रड, है ना, इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रड का उपयोग किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से आपका वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो गैस वेल्डिंग से रिलेटेड है। बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रड का प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के फिलर रड का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्योर एल्युमिनियम। क्या प्योर एल्युमिनियम का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉपर सिल्वर एलॉय, या कॉपर सिल्वर एलॉय का। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कॉपर कॉटेड माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी कि कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम लोग स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्योर एल्युमिनियम का। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है प्योर एल्युमिनियम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो प्योर एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं कॉपर के लिए। क्लियर। कॉपर के लिए और इसके एलॉय के लिए, जैसे ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉपर सिल्वर एलॉय।
तो कॉपर सिल्वर एलॉय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सॉरी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका देखिए प्योर एल्युमिनियम में जो होगा, प्योर एल्युमिनियम में आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, है ना, एल्युमिनियम और इनके एलॉय के लिए हो जाएगा। लेकिन कॉपर सिल्वर एलॉय के लिए क्या होगा, कॉपर हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा और ब्रोंज हो जाएगा, है ना। इसके एलॉय के लिए भी हम कॉपर सिल्वर एलॉय का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील की। तो इसमें क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील का बिल्डिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील की जो फिलर रड होती है वो हम माइल्ड स्टील, रॉट आयरन इत्यादि के वेल्डिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लोगों का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 232 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 233 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। क्लियर, तो इसको देखना है और बताना है। क्लियर, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ऑक्साइड वेल्ड, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना, यानी कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। क्लियर, तो इसीलिए ये आपका दोष है। अगर इस तरह का अगर फिगर आप लोगों को दिखे तो वहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा, इसीलिए आपका 233 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के कारण ये हमारा दिक्कतें आती हैं। क्लियर, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 234 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 234 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि व्हाट विल कॉज इफ द नोजल टच द मोल्टेन पूल, बोल रहा है कि यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है ना, तो क्या होगा। अगर मोल्टेन पूल को हमारी नोजल क्या होती है अगर छूती है तो वहाँ पे कौन सा प्रक्रिया होगी, वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्या स्पार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्मोक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बैक फायर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्लैश बैक। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी वो क्या करता है बैक फायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका नोजल है ना, आपका नोजल मोल्टेन पूल को छूता है ना, मोल्टेन पूल को अगर छूता है तो वहाँ पे बैक फायर होगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बैक फायर होती क्या है। तो बैक फायर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि किसी निश्चित समय पर, मान लीजिए कोई निश्चित समय है तो फ्लेम को जलाने या गैस वेल्डिंग के दौरान टॉर्च के टिप पर थोड़ा सा विस्फोट होने का बैक फायर हो जाता है। देखिए किसी निश्चित समय पर है ना, एक ऐसा समय आता है जो फ्लेम को जैसे ही हम जलाते हैं तो गैस वेल्डिंग के दौरान जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसके समय हाँ टॉर्च टिप पर थोड़ा सा विस्फोट होने का जो कारण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बैक फायर बोलते हैं, है ना। बैक फायर के समय कभी कभी फ्लेमें क्या हो जाती हैं, बूझ भी जाती हैं। तो जब बूझ जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा बैक फायर हुआ है ना। उसको क्या कहते हैं बैक फायर। कभी कभी फ्लेमें बुझ जाती हैं। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं फ्लैश बैक की। तो फ्लैश बैक में क्या होता है कि फ्लैश बैक में फ्लैश बैक में क्या होता है कि जलती हुई गैसें है ना ब्लो पाइप से सिलेंडर या रेगुलेटर की ओर जाने लगती हैं, जिसे बैक फायर कहते हैं, सॉरी फ्लैश बैक बोलते हैं।
कभी कभी ऐसा आप देखे होंगे, अगर आप लोग गैस वेल्डिंग की प्रैक्टिकल आप लोग अगर किए होंगे आईटीआई में, तो वहाँ से आप लोग अनुभव किया होगा कि जो नए वर्कर होते हैं, जो नए नए सीखते हैं गैस वेल्डिंग चलाने के लिए, तो वहाँ पे कभी कभी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो गैसें जलती हैं वो ब्लो पाइप से सिलेंडर की रेगुलेटर की ओर जाने लगती हैं, है ना, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं। अगर फ्लैशबैक कहते हैं, तो फ्लैशबैक जब होता है तो उस समय क्या होता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फ्लैशबैक हुआ, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी पहचान के लिए ब्लो पाइप अंदर तेज किकियाने की आवाज आने लगती है। ब्लो पाइप के अंदर जैसे ही गैसें, है ना, सिलेंडर की रेगुलेटर की तरफ बढ़ेगी, है ना, तो उसमें तेज किकियाने की आवाज आती है, या नोजल से अधिक काला धुआं निकलेगा, चिंगारी निकलेगी। तो ये सारी चीज इसकी पहचान है, किसकी, फ्लैशबैक की, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बैकफायर में क्या होता है। फ्रेंड्स बैकफायर में होता है कि आपका कभी कभी फ्लेम बुझ जाएगी, है ना। और फ्लैशबैक में क्या होता है कि जो जलती हुई गैसें होती हैं वो नोजल ब्लो पाइप से सिलेंडर या रेगुलेटर की ओर जाने लगती है, जिसमें ब्लो पाइप में तेज किकियाने की आवाज आती है, और कभी कभी काला धुआं भी निकलने लगता है और चिंगारी भी निकलती है। तो ये सारा चीज हमारा जो गैस वेल्डिंग से जो डिफेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो यही आपसे पूछा गया था कि यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है तो वहाँ पे कौन सा दोष होगा, तो वहाँ पे आपका बैकफायर होगा, यानी अगर छूता है तो आपका फ्लेम बुझ जाएगी और आप वहाँ पे आपका कार्य भी बाधित हो जाएगा। तो फ्लैशबैक से रिलेटेड होता है, इसीलिए 234 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 235 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि नेम द ज्वाइंट इन द आर्क वेल्डिंग, है ना, आर्क वेल्डिंग में इन जोड़ का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए उस फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका रहा फिगर, और इसमें आपको देखकर बताना है कि यह किस प्रकार का ज्वाइंट है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपसे बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्लॉस कॉर्नर ज्वाइंट। क्या यह फ्लॉस कॉर्नर ज्वाइंट है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, है ना। अब उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका जो फिगर है, देखिए ये क्या आपका फुल में है? नहीं, कुछ हाफ तक है। यहाँ से आप लोग देखिए, ये फुल है नहीं, ये क्या है, हाफ गया है। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चलता है कि क्या हो जाएगा, ये हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट हो जाएगा, है ना। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी ये जो ज्वाइंट आपका बनाया गया है वो आपका कौन सा ज्वाइंट है, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट है। अगर ये पूरी तरह से कवर किया हुआ रहता, अगर ये पूरी तरह से कवर किया हुआ रहता, इसको फुल हम बोल सकते थे। इसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये हाफ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 236 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग, है ना, ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ये क्या करता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स कि इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट, या बोल रहा है कि लो वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इट कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट। बोल रहा है कि
हाई वोल्टेज को लो करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फ्रेंड्स कि इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज एंड लो करंट, या फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इट कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होती है वो लो वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करती है। अगर आपके पास लो वोल्टेज है तो उसको हाई करंट में कन्वर्ट करेगी, अगर आपके पास हाई वोल्टेज है तो लो करंट में कन्वर्ट करती है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए रूल के अकॉर्डिंग दोनों आपका यहाँ पे सही होगा, लेकिन अगर अब आप बात करते हैं तो जो ऑप्शन सबसे पहले आता है वही आपका करेक्ट माना जाता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी जो पहले आपका सही आंसर निकल कर आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट, है ना। वैसे दोनों ही आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ए और बी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए जो सबसे पहले दिखाई देता है ऑप्शन करेक्ट वही आपका सही माना जाता है। इसीलिए इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। एक फ्रेंड्स और आप लोग याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोला जाता है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है ना। आर्क वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एसी ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो वहाँ पे जो आपका वेल्डिंग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है स्टेप डाउन, है ना। क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका यूज किया जाता है, अप डाउन नहीं किया जाता है, स्टेप अप का नहीं प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे स्टेप डाउन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो हाई वोल्टेज यानी लो वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो करंट में कन्वर्ट करता है। क्लियर। और इसमें कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स 237 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो डिसएडवांटेज है वो क्या है ना, यानी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मोर इनिशियल कॉस्ट यानी अधिक प्रारंभिक लागत होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, बोल रहा है कि आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि मोर मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक रख रखाव लागत होती है, या फिर नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा कि नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, है ना। नॉन फेरस मेटल के लिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 237 का वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कि नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स 238 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन्स।
बोल रहा है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र से, बोल रहा है कि विद्युत लाइन से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि जहाँ पे विद्युत लाइनें नहीं हैं, अगर आप वहाँ से कुछ दूर क्षेत्रों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन के साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके पास 238 नंबर का ऑप्शन। बोल रहा है कि रेक्टिफायर सेट या रेक्टिफायर सेट का प्रयोग आप लोग विद्युत क्षेत्र से कहीं दूर ले जाकर काम कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मोटर जनरेटर सेट, या फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग हम लोग विद्युत क्षेत्र से कहीं दूर क्षेत्र में ले जाकर हम काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए आपका 238 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 239 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। बोल रहा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है ना। बोल रहा है कि वैसी कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन है जो जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच, है ना, क्या करती है, बेहतर ऊष्मा डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी बहुत ही अच्छे तरह से ऊष्मा क्या करती है, वितरित करती है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रेक्टिफायर सेट, क्या हम रेक्टिफायर सेट का प्रयोग करते हैं। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी बोल रहा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इंजन जनरेटर। तो फ्रेंड्स 239 का जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी रेक्टिफायर सेट, है ना। रेक्टिफायर सेट का प्रयोग करने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है, बेहतर ऊष्मा हीट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हम यहाँ पे अगर बेहतर वेल्डिंग करना चाहते हैं आर्क वेल्डिंग, तो वहाँ पे आप रेक्टिफायर सेट का यूज करें, वहाँ पे बेहतर होगा। इसीलिए आपका 239 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इसको अंत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 240 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए देख लेते हैं 240 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। बोल रहा है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर में आपका कौन सा कलर होता है ना। बोल रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्रीन, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्लू, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मैरून। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी मैरून कलर आपका एसिटिलीन गैस का होता है। अगर आप ब्लैक की बात करें तो ब्लैक क्या होता है, ब्लैक आपका ऑक्सीजन का होता है, यानी O2, है ना। ऑक्सीजन की कलर आपका पूछा जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर पूछा जाए तो फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। और एसिटिलीन सिलेंडर की जो आपकी गैस होती है उसकी कलर पूछा जाए तो आपका मैरून होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।